हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एसएपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसएपी क्या है और एसएपी हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एसएपी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको चूज करके वो अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। एसएपी के अंदर ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है और इसकी जो ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वो काफी हाई कॉस्ट पे कंपनी प्रोवाइड करती है। लीगली कंपनी के कंसर्न के बिना इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। आज के डिस्कशन में हम आपको एसएपी का ओवरव्यू देंगे। एसएपी होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, आपके फ्यूचर के लिए किस तरह से ये ल्यूक्रेटिव होगा और इसका जो वर्क फ्लो होता है वो कैसा होता है, बिजनेस के लिए किस तरह से यूजफुल होता है, क्यों आज 70 टू 80% बिजनेसेस एसएपी को एक्वायर कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प मिल रही है। तो एसएपी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप एसएपी से जुड़ते हैं तो ये आपके करियर के लिए काफी अच्छी ग्रोथ लाके आपको दे सकता है। तो एसएपी का हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसएपी क्या है। तो एसएपी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं ईआरपी। व्हाट इज ईआरपी? तो ईआरपी बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अब एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि ईआरपी बेसिकली काम क्या करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर हमने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिया है ओरेकल फिनेंस, ये ओरेकल फिनेंस ओनली फिनेंस रिलेटेड वर्क में ही यूज में लिया जाता है। इसी तरह से सेकंड जो आपका सॉफ्टवेयर है पीपलसॉफ्ट, वो पीपलसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ओनली एचआर रिलेटेड वर्क में ही यूज में लिया जाता है। थर्ड है आपके बैन, जो कि परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क में ही यूज में लिया जाता है। फोर है आपका जेडी एडवर्ड्स, जो कि सेल्स में यूज में लिया जाता है। अब ये चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो ईआरपी भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली होता क्या है। सो फर्स्ट वर्ड आता है आपका एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब हो गया कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें आप किसी ना किसी तरह की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड आपका आ गया रिसोर्सेज। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को आपको मैनेज करने होंगे। उन रिसोर्सेज में हम मनी रख सकते हैं, मशीन्स रख सकते हैं, मैन पावर रख सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होंगे। थर्ड फेज है प्लानिंग। तो जब इन रिसोर्सेज को हम एक प्लान वे के अंदर या स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसे पूरे प्रोसेस को हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम ईआरपी सिस्टम करता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके अलग अलग मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके रखता है और इससे आपकी कंपनी को ग्रो करने में काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एसएपी किस तरह से यूज किया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि किसी कंपनी के, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं जिसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन है, सेकंड परचेज है, थर्ड फाइनेंस, फिर फोर्थ आपका सेल्स है और फिफ्थ नंबर पे एचआर है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने ओरेकल फिनेंस नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज में लिया है। इसी तरह से एचआर रिलेटेड जो भी वर्क है उसको हैंडल करने के लिए पीपल सॉफ्ट नाम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज में लिया जा रहा है। और परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्क होता है उसको हैंडल करने के लिए भी हम एक बैन नाम का सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। और इसी के साथ सेल्स से रिलेटेड जो भी कोई काम होता है उसके लिए हम जीडी एडवर्ड्स यूज में लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह का इशू आता है। तो हम यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब यहाँ पर जब कोई कंपनी मार्केट में काम कर रही होती है तो उसे किसी पर्टिकुलर कस्टमर से किसी तरह का ऑर्डर आता है। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इस सेल्स डिपार्टमेंट के पास किसी तरह का कोई ऑर्डर आया। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसे चेक करना है कि जिस मटेरियल का ऑर्डर आया है
वो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो वो सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करके ये पता करेगा कि जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने स्टोर में चेक करेगा कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट से बात करके नया मटेरियल मंगवाएगा और प्रोडक्शन करके सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, जिससे कि सेल्स डिपार्टमेंट अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। फाइनेंस रिलेटेड जो भी काम होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा कि कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसमें कितना मार्जिन इन्होंने लिया है, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जब भी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ये चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बैन प्रोडक्शन एंड परचेस के लिए काम कर रहा है पीपलसॉफ्ट एचआर के लिए, जेडी एडवर्ड्स सेल्स के लिए और ओरेकल फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में किसी तरह का इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर होता तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जब रिक्वायरमेंट आई तो उससे प्रोडक्शन या परचेस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वो खुद भी अपने सिस्टम के अंदर डाल के चेक कर सकता था कि हमारे पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले सकता था। लेकिन इंटीग्रेशन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये चारों के चारों जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या रिक्वायरमेंट आती है? हमें रिक्वायरमेंट आती है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि इन सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मतलब हमारे पास एक इंटीग्रेटेड ईआरपी होना चाहिए। हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के पास किसी भी तरह का कोई वर्क आता है तो उसको दूसरे से कम्युनिकेट करने की जगह वो खुद ही अपने सिस्टम में इन चीजों को एंट्री डाल के चेक कर सके कि हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी है या हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इंटीग्रेटेड ईआरपी अवेलेबल है तो उस ईआरपी की मदद से हम इस प्रोसेस को और भी फास्टर बना सकते हैं। यहाँ पर हम एसएपी के हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एसएपी किस तरीके से इन्वेंट हुआ और क्या रिक्वायरमेंट्स लेकर इस ईआरपी सॉफ्टवेयर को बनाया गया। तो आईबीएम कंपनी के 5 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। तो जब इन्होंने इस कंपनी को बनाना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने ग्लोबली एक सर्वे करवाया। उन्होंने अपने सर्वेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास भेजा और उन कंपनीज से सर्वे के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि उनको अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर किस किस तरह के फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है या किस किस तरह के फील्ड्स उनको कस्टमर क्रिएशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरह के कुछ सर्वेज को लेकर उनके जो सर्वेयर हैं वो ग्लोबली सभी कंपनियों के पास गए और उनमें सभी कैटेगरी की कंपनीज को उन्होंने रखा, जिसमें कई लार्ज लेवल की कंपनीज थी, कई मिडिल लेवल की कंपनीज थी और कई स्मॉल लेवल की कंपनीज थी। तो जब सर्वेयर स्मॉलेस्ट कंपनी के पास गया तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट उन्हें दी कि उन्हें कस्टमर नेम और उसके एड्रेस का एक फील्ड रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर ईआरपी के लिए। इसी तरह से जब वो थोड़ी मिडिल लेवल की रेंज में गया तो वहां पर कस्टमर नेम के साथ उसके एड्रेस और कस्टमर का जो भी पेमेंट टर्म्स है, जैसे वो कैश में पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है या जो भी उसका मोड ऑफ पेमेंट होता है, पेमेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स वो यूज करना चाहता है, उसका भी उन्होंने यहाँ पर एक फील्ड सजेस्ट किया। इसी तरह से जब वो लार्ज कंपनी में गए, बड़ी कंपनियों में गए, तो वहां पर कस्टमर नेम के साथ उसका एड्रेस, उसका पेमेंट टर्म और पैन नंबर का फील्ड भी यहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट में डाल दिया है, जिससे कि वो ज्यादा बड़े जब सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो वहां पर पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कस्टमर का पैन नंबर भी वहां पर लेना चाह रहे थे। अब जो सर्वेयर थे उन्होंने ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट कंपनी में लाके दी और इन सभी इंफॉर्मेशंस को मिलाकर यहाँ पर कंबाइन किया गया और इन सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करने के बाद कंपनी को पता चला कि ये कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स हमें ईआरपी के अंदर रखने होंगे, जिससे कि हम हमारे कस्टमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और जो हमारा
कस्टमर एरिया है वो भी इंक्रीज हो सके, क्योंकि वो जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है या कॉमन इंफॉर्मेशन है उन्हीं को इंक्लूड कर रहे थे। इसके बाद अब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी किसी भी एसएपी या ईआरपी को बनाने के लिए। ठीक है, एसएपी एक टाइप का ईआरपी ही है, इसीलिए मैं एसएपी ईआरपी बोल रहा हूं। तो उनके पास सारे फील्ड्स अवेलेबल थे जिनके बेस पे वो उस ईआरपी को क्रिएट कर सकते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है उस इंफॉर्मेशन से उन्हें एसएपी पैकेज बनाने थे। अब यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से ये एसएपी पैकेज किस तरह से बनाए, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क इनको लगा। क्यों? क्योंकि इस एसएपी पैकेज को बनाने के लिए, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर इस एसएपी पैकेज को बनाने के लिए उन्हें एक डेटाबेस चाहिए होगा और एक लैंग्वेज चाहिए होगी जो कि बैकएंड में काम कर सके। अब इस पैकेज को बनाने के लिए उन्होंने सिंपली एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया। तो यहाँ पर उन्होंने एबेप को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज एबेप? तो एबेप की फुल फॉर्म यहाँ देखते हैं हम, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो एबेप लैंग्वेज है ये बेसिकली एसएपी का बैक एंड है। एसएपी में बैक एंड में एबेप प्रोग्रामिंग यूज में ली जाती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट यूज में लिए जाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को सी, सी प्लस प्लस और एसक्यूएल आती है तो वो बहुत ही इजी वे के अंदर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में ले सकता है। आगे की ट्यूटोरियल्स में हम बताएंगे कि एबेप किस तरह से काम करती है और इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स और क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल में से एक आप ये मान लीजिए एक मॉड्यूल एबेप भी होता है। तो एबेप डेवलपर एक सिंपल टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे जाना जाता है। जैसे ही एबेप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने सिंपल अपनी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की थी उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने एबेप लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस में डाल के और ये पैकेज क्रिएट कर दिया। ऐसे भी पैकेज यहाँ पर ईआरपी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ हमने क्या देखा कि जो रिक्वायरमेंट्स सर्वे के दौरान गैदर की गई थी, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स या फील्ड्स यहाँ पर बताए गए थे, उन्हीं सारे फील्ड्स को एबेप लैंग्वेज की हेल्प लेके डेटाबेस में डालकर एसएपी पैकेजेस क्रिएट कर दिए गए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली एसएपी की डेफिनेशन क्या है। So SAP stands for System Application Product. Okay, a company contain different department, and for better functionality, companies required a system that can integrated all the department information that is SAP. Okay, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से मैं पता चल रहा है कि SAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। हम इसे एसएपी को सैप नहीं पढ़ते हैं, इसे हमेशा एसएपी के तौर पे ही पढ़ा जाता है। ओके, और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सेकंड सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट जो पीपीटीज में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, एचआर, ठीक है, इन सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेटेड ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है जिससे कि ये डिपार्टमेंट इंटीग्रेट होके आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें और जो भी प्रोसेस होता है जिससे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट तौर पे पूरा किया जाए। अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फास्ट फुलफिल करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली एक अच्छे वे के अंदर रन होगा। तो कंपनी कंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Okay, these departments are production, purchase, finance, sales, and HR. And for better functionality, company required a system that can integrate all the departments. So इन सभी departments को integrate करने वाला जो ERP होता है, उस ERP को ही हम SAP कहते हैं। To make an SAP package one language with the use of its data can be transferred to the database and one database is required. Okay, तो जैसा हमने अभी लास्ट पीपीटी में पढ़ा है कि एसएपी का जो पैकेज है उसको बनाने के लिए हमने लैंग्वेज यूज ली और उस लैंग्वेज का नाम क्या था, अबैप। ओके, और उसकी फुल फॉर्म भी हमने देखी कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज की हेल्प से हम सारा का सारा जो डेटाबेस है, तो उस लैंग्वेज की हेल्प से हम सारा का सारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ओके, और इसके लिए हमें एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। Advanced Business Application Programming Language is built to solve this problem, and this ABAP is backend of SAP. And with the help of ABAP, they put all the requirement into the database and create an SAP package.
customization is available in SAP. It means what this sentence is depicting. This sentence is depicting that as per the customer requirement, we can easily customize that ERP software. Okay, मतलब कि कस्टमर ने हमसे ERP सॉफ्टवेयर परचेज किया और ERP सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद क्या है, उनको एक स्टैंडर्ड ERP सॉफ्टवेयर जो दिया गया है उसके अंदर वो किसी तरह का कस्टमाइजेशन चाहते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब कि वो किसी तरह का कोई चेंज चाहते हैं। मान लीजिए आपने टेबल बनाई एक, है ना, और उस किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिस्टम काम कर रहा है, ERP सिस्टम। अब उस यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, उनके मार्क्स या उनका जो भी हिस्ट्री है वो उसके अंदर आ रहा है। हो सकता है यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके अंदर और फील्ड्स इनबिल्ट किए जाएं या इंक्लूड किए जाएं या फिर एक्सक्लूड किए जाएं। तो जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पर कस्टमाइजेशन एसएपी के अंदर अवेलेबल इजीली होता है। सो आई होप कि आपको एसएपी के बारे में जो नॉलेज मैंने दी है वो समझ में आई होंगी कि एसएपी क्या होता है। आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि एसएपी होता क्या है और एसएपी का क्या यूज है बिजनेसेस के अंदर और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे के वीडियोस में आपको मैं कुछ इंप्लीमेंटेशंस भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि एसएपी काम किस तरह से करता है, क्या क्या इसके मॉड्यूल्स होते हैं और किस किस तरह के सर्टिफिकेशंस आप इसमें कर सकते हैं, कहाँ से वो सर्टिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके फर्दर वीडियोस में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि आपको इससे किसी तरह की कोई नॉलेज मिली है, आपके करियर में इससे कोई हेल्प हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।